हेलो एवरीवन। आज डेट है 21 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम मैप डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो कौन कौन से वाटर बॉडीज से, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से वो पास होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन वाले पार्ट से वो पास होती है। उसके बाद में साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और प्रागी 4 कंट्रीज से पास होती है। उसके बाद में अटलांटिक ओशन से, और उसके बाद में अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक 4 जो कंट्री है वो तो मेन अफ्रीका कंटिनेंट से, और बिल्कुल साइड में मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, वहां से पास होती है। तो 4 मेन कंट्री जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती है, और एक कंट्री जो आइलैंड कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में इंडियन ओशियन से पास होती है, और लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया है वहां से पास होती है। तो अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन से, और अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पास होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लेकर के। 23.5 डिग्री साउथ जो है वो होती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है तीऊ रिवर। तीऊ रिवर हमारे इंडिया की और जो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, उन दोनों की बॉर्डर बनाती है। हमारे इंडिया में जो मिजोरम हमारा स्टेट है वहां से, और म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, उन दोनों के बीच में मिलकर के तीऊ रिवर जो है वो अपनी बॉर्डर बनाती है। अब तीऊ रिवर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में तीऊ रिवर काफी न्यूज में रही। क्यों? क्योंकि जैसे म्यांमार में 1 फरवरी को जब से वहां पर डेमोक्रेसी को टर्न करके जहाँ की सेना ने अपने हाथ में पावर ली है, तब से ये जो तीऊ रिवर है वो न्यूज में है। क्योंकि जो म्यांमार के लोग हैं वो इलीगल तरीके से इस तीऊ रिवर को पास करके हमारे इंडिया में प्रवेश कर रहे थे। हालांकि इसके लिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, उन्होंने ये बोला भी था, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसे अर्ज किया था कि इन लोगों को कुछ समय तक यहाँ पर रहने दिया जाए, उनको बैन नहीं किया जाए। लेकिन जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये आदेश दिया गया कि इस तरीके से उन लोगों को इलीगल तरीके से जो एंट्री हो रही है उनको एंट्री नहीं दी जा सकती। तो उसको लेकर के जो इलीगल एंट्री वो लोग कर रहे थे, म्यांमार के पॉपुलेशन, म्यांमार के पीपल, उनको लेकर के तीऊ रिवर काफी न्यूज में रही। तो तीऊ रिवर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्थ ईस्ट और हमारे नेबर कंट्री म्यांमार के साथ में हमारी बॉर्डर को शेयर करती है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, ban industrial use of oxygen now HCTEL center। कॉन्टेक्ट क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये बोला है कि ऑक्सीजन का यूज जहां पर इंडस्ट्रियल यूज किया जा रहा है उसको किया जाए बैन, और ऑक्सीजन को भेजा जाए हॉस्पिटल्स में। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की सेकंड वेव में बार बार ये बोला जा रहा है हर स्टेट के द्वारा कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। अब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है तो उसकी वजह से जो लोगों का जीवन है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी बोला कि लोगों का जीवन ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बाद में भी हो सकता है अगर लोगों की जान बचती है तो उसको बचाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई होना जरूरी है। और ऑक्सीजन की सप्लाई तभी होगी कि चारों तरफ जहाँ जहाँ यूज हो जा रहा है उन सारों को इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के ऊपर फोकस किया जाए, लोगों का जीवन बचाने के लिए फोकस किया जाए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, use lockdown only as absolute last resort, मोदी टेल्स स्टेट। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने सभी स्टेट को एड्रेस किया और उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन इस समस्या का अंत नहीं है। पिछले टाइम जब पहली बार कोविड-19 इंक्रीज हुआ इंडिया में, तो लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अब हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमें ये भी पता है कि किस तरीके से हमें कोविड-19 से लड़ना है। तो सीधी सी बात है कि मिनी एरिया है, मिनी लॉकडाउन एरिया, जहां पर सेंसिटिव एरिया ज्यादा क्रिएट हो रहा है, कोविड-19 की केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मिनी एरियाज में क्रिएट करना है माइक्रो कंटेनमेंट जोन से। पूरे एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में
डिवाइड करना है और जहाँ एरिया पे जहाँ पर कोविड-19 के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं उस एरिया को सिर्फ और सिर्फ वहां पर कंट्रोल ज्यादा करना है, लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। डिसाइड ऑन कंप्लेंट विद इन 3 मंथ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे एक बात पूछी है कि अगर आपके एम्प्लॉयज के खिलाफ में कोई कंप्लेंट आती है कि उन्होंने करप्शन किया है तो उसमें आप 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे, डिसीजन लेंगे उस करप्शन के ऊपर जो पिटीशन आई है उसको लेकर के। सीवीसी ने एक बात बोली कि अगर किसी एम्प्लॉयज की करप्शन से रिलेटेड न्यूज हमारे पास में आती है तो उसकी जो विजिलेंस प्रोफाइल है उस एम्प्लॉय की वो काफी लंबे समय तक सीवीसी के पास रह जाती है, मतलब एक लॉन्ग टर्म तक उसको वॉच किया जाता है। अगर हम सीवीसी के बारे में देखें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में ये संतानम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया था। 2003 में सीवीसी को एक स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था, मतलब स्टार्ट में ये इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में, बाद में एक्ट बनाया गया सीवीसी एक्ट 2003 और उसके तहत इसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया। सीवीसी जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती है और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होकर के काम करती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात देखें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 2 विजिलेंस कमीशन और 1 चीफ विजिलेंस कमीशन होता है, मतलब ये मल्टी मेंबर कमीशन होता है। अब इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। उस कमेटी में पीएम हेड होते हैं, इसके अलावा होम मिनिस्टर जो होते हैं और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ऑफ मेंबर हाउस ऑफ मेंबर के हाउस ऑफ द मेंबर के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो होते हैं, मतलब 3 लोगों की कमेटी होती है, वो रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर इन चीफ विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है मतलब इनकी टर्म लेंथ है 4 साल हो या फिर 65 साल तक वो एज को गेन करें, तब तक इनकी जो टेन्योर इतना होता है, मतलब या तो 4 साल उनको जॉब करते हो जाए, इस पोस्ट के ऊपर 4 साल हो जाए या फिर उनकी एज 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट न्यूज, रिमूव ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात बोली है कि इंटरनेट नेवर स्लीप्स एंड इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी पिक्चर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो ना तो इंटरनेट उस चीज को भूलता है और ना ही इंटरनेट उस चीज के लिए कभी सोता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर ऑफेंडिंग कंटेंट है और उसको अगर रिमूव करना है तो उसके लिए कुछ डायरेक्शन दिए जाने चाहिए, हटाए जाने चाहिए। पोर्नोग्राफिक जो वेबसाइट्स हैं उसमें अगर इलीगल तरीके से फोटोग्राफ्स और वीडियोस को डाल दिया गया है तो उनको हटाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर कारपेट। कॉन्टेक्स्ट है हमारे इंडिया के एनवॉय है विक्रम मिस्री, वो एक तरीके से जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है उसके साथ में जो हमारे रिलेशन है बॉर्डर के समय इश्यू पिछले साल अप्रैल 2020 में जब गालवन वैली इश्यू हुआ उसके बाद में काफी टेंशन चल रही थी, लेकिन हालांकि अभी जो है वो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। पैंगोंग तो लेक से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में अब डेंसोंग पोस्ट और घोघरा घोघरा पोस्ट जो है उन सब के ऊपर धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर भी डिसएंगेजमेंट हो सके। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि दोनों की जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना की तरफ से जो सेना बॉर्डर के ऊपर खड़ी है वो अपने अपने जो लाइन है वहां पर आकर के रुक जाए, मतलब दोनों देशों की सेना एक दूसरे के एरिया में अप्रोच ना करे। ये है डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर। और इसमें विक्रम मिस्री ने बोला है कि जो बॉर्डर सिचुएशन है उसको आप अंडर कारपेट मतलब ऐसे गुप चुप में बातचीत करके उसको आप सोल्व नहीं कर सकते। जब तक दोनों के इंटरेस्ट दोनों देशों के इंटरेस्ट ऐसे एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंट नहीं निकल करके आ सकता। नेक्स्ट न्यूज, यूएस डिनाइज वैक्सीन इनपुट बैन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी कुछ समय पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड का मेकर है उसने बाइडेन से अपील की थी कि जो रॉ मटेरियल आता है वैक्सीन बनाने के लिए उसको आप बैन मत कीजिए, उसको ओपन कीजिए। लेकिन अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को डिनाई किया है कि हमने कभी भी वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है उसको जो एक्सपोर्ट करने के ऊपर हमने कभी भी कोई बैन नहीं लगाए हैं।
क्योंकि यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें ये बोला कि हम तो रेगुलर चाहते हैं कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा बने ताकि पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया जा सके और सभी लोग, स्पेशल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने पैसे का, रिसर्च का यूज करके जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है उसका यूज वो पुअर कंट्रीज बनाई जाए जिनके पास ना तो रिसोर्सेज है, ना मनी है, ना रिसर्च सिस्टम है जिसके थ्रू वो वैक्सीन बना सके। तो यूएस हमेशा से ये चाहता है। अभी हालांकि जो क्वेड की मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने बोला कि क्वेड के जो चारों देश हैं वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने अपने रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का निर्माण करेंगे और उसका यूज किया जा सकेगा सभी देशों के लिए। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से न्यूज है। A few countries cannot set global rules, says शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो है वो बोआ बोआओ बोआओ जो फोरम है जिसको चाइना के दावोस के नाम से जाना जाता है, उस मीटिंग में जो एनुअल मीटिंग चल रही है बोआओ फोरम, उसमें शी जिनपिंग बोल रहे थे। उसमें उन्होंने बोला कि कोई भी जो देश है, कुछ देश मिल करके पूरे वर्ल्ड को नहीं चला सकते। देखो अगर हम बात करें, ये जो मीटिंग हुई है ना बोआओ फोरम, इसको चाइना का दावोस इसलिए बोला जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो हर साल जनवरी के महीने के लास्ट टाइम में दावोस में होती है। तो दावोस इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दावोस में लोग मिलते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और यहाँ पर चाइना का ये एनुअल बोआओ फोरम, और इसमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज के लीडर्स मिले। जैसे इसमें इंडोनेशिया के हेड थे, कोरिया के हेड थे, और श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के जो हेड हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये बोआओ फोरम के बारे में पता चल गया, दावोस जो बोला जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें ये बोला गया है कि कुछ देशों की तरफ जो इशारा करने की कोशिश की है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, तो सीधा सा उनका डायरेक्ट कनेक्शन है यूएस के ऊपर। यूएस जो है, जब से मिस्टर बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने काफी जो प्रॉब्लम्स मिस्टर ट्रम्प के समय में हुई थी उन सबको दोबारा से टर्न करने की, दोबारा से चेंजेस, दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश मिस्टर बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। अभी क्वेड की मीटिंग हुई। अब क्वेड जो ग्रुप है वो 2007 में एक तरीके से बना लिया गया था, लेकिन 2017 तक वो सुप्त अवस्था में रहा। अब डोरमेंट स्टेज में रहने के बाद में भी अभी भी कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर के मिस्टर बाइडेन ने मीटिंग बुलाई। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, ये चारों मिलकर क्वेड के मेंबर्स हैं, और वो चाहते हैं कि क्वेड ग्रुप का यूज किया जा सके ताकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको फ्री एंड ओपन रखा जा सके। तो चाइना को ये कंसर्न है। चाइना पहले भी इस चीज को लेकर के कंसर्न क्रिएट कर चुका है कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं ना, इससे पूरे ग्लोबल लेवल का जो व्यू है, विजन है, वो डाइल्यूट होगा। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए सभी को कि छोटे छोटे पैकेज ना बनाए जाए, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही रिलाई किया जाए। चाइना को ये भी डर है कि साउथ चाइना सी में जो चाइना अपना क्लेम करता रहता है उसको बंद किया जा सकता है। उसके ऊपर ये चारों देश मिलकर के चाइना को इस तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडियन ओशन में जो आइलैंड कंट्रीज के ऊपर चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसके लेकर भी इशू हो सकता है। तो उसी को लेकर के शी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि ग्लोबल रूल्स को कुछ कंट्रीज अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका इंडिया ट्रेवल बबल डिले। इंडिया और श्रीलंका में स्पेशली जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट हैं उनको लेकर के एक ट्रेवल बबल क्रिएट किया जा रहा था ताकि दोनों देश मिलकर के अपने टूरिज्म वाले सेक्टर को प्रमोट कर सकें। स्पेशली जो बुद्धिज्म को लेकर के जो साइट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाए, और अगर कोई लोग यहाँ घूमने आते हैं और वो बुद्धिज्म जो टूरिज्म है, बुद्धिज्म ट्रैवल एरिया है, बुद्धिज्म पिलग्रिमेज साइट है, उनके ऊपर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो श्रीलंका के साथ में और श्रीलंका इंडिया के साथ में बाईलेटरल कॉपरेशन करें और दोनों देश एक दूसरे को टूरिज्म को विकसित करने की कोशिश करें। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, एक तरीके से एक दूसरे देश के जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने का, और कॉपरेशन के थ्रू जब हम चीज चलाते हैं तो काफी अच्छे अच्छे बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से इन सारी चीजों को कुछ समय के लिए डिले कर दिया गया है। यूएस एनवॉय टू मॉस्को रिटर्निंग टू वॉशिंगटन फॉर कंसल्टेशन। वॉशिंगटन के एनवॉय मॉस्को गए थे, मॉस्को जाकर के उन्होंने कुछ चीज को कंसल्ट किया और अब विल रिटर्न टू द यूएस, यूएस लौटेंगे कंसल्टेशन के लिए ही।
यूएस एम्बेसी ने ये सारी बातें उन्होंने बोली है कि हमारे कुछ इश्यू चल रहे हैं रशिया के साथ में भी, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों के ऊपर कंसल्टेशन करना चाहते हैं। जो उनके एम्बेसडर हैं सुलिवन इज रिटर्निंग टू द यूएस फॉर कंसल्टेशन दिस वीक। ठीक है, देखो यूएस और मॉस्को के बीच में स्पेशली जो प्रॉब्लम है वो तो मेजर इशू एक है कि वहां पर जो टेरिटरी वाला रीजन है उसके ऊपर रशिया का जो क्लेम है उसको लेकर के यूएस का कंसर्न है, इसीलिए उनको G8 कंट्रीज से निकाल दिया गया और G7 कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मॉस्को को लेकर के दूसरा ये भी है, यूएस का जो कास्टा एक्ट है ना, यूएस का कास्टा एक्ट 2017 में बनाया गया, उसके तहत जो भी कंट्री यूएस के विरोधी कंट्री जैसे जैसे कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, इनके साथ में कुछ भी वेपन्स रिलेटेड या फिर डिफेंस रिलेटेड वेपन्स को खरीदते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं यूएस के द्वारा। जैसे चाइना और टर्की, उन्होंने यहाँ से S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। अभी इंडिया भी खरीदने वाला है, ये बोला जा रहा है कि 2021 के लास्ट तक S-400 की डिलीवरी इंडिया में हो जाएगी, तो हो सकता है कि इंडिया को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़े। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये देखा जा रहा है कि यूएस और इंडिया के रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। लेकिन अभी जो यूएस का फ्लीट हमारे लक्षद्वीप के पास में जो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 130 नॉटिकल माइल के अंदर जिस तरीके से 7th फ्लीट यूएस का नेवी का आके गया है, उससे ये लगता है कि यूएस जो है वो किसी भी ग्लोबल रूल को मानने से इनकार करता है और वो अपने अकॉर्डिंग मतलब ये चाहता है कि कोई भी समुद्र सबके हैं, समुद्र के ऊपर किसी का भी अधिकार ना हो। इसी को लेकर के यूएस ने अपनी एनक्रोचमेंट इस एरिया में करने की कोशिश की है। तो यूएस जो है वो सभी देशों को एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि मिस्टर ट्रंप के एरा में जो मिस्टर ट्रंप ने सिर्फ यूएस के ऊपर कंसंट्रेट किया था और पूरे वर्ल्ड को जो लीड करने की जरूरत होती है, हमेशा से यूएस लीड करता आ रहा है, वो ना कर पाने के कारण से बहुत सारे इशू क्रिएट हुए थे। नेक्स्ट न्यूज, रशिया सेज इट विल लॉन्च ऑन स्पेस स्टेशन इन 2025। रशिया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक मेंबर है, 1998 में ये ISS एस्टेब्लिश किया गया था और इसमें 5 देशों की जो स्पेस एजेंसी है, यूएस की नासा, रशिया की स्पेस एजेंसी रोकोस्मोस और जापान की जाक्सा, ESA यूरोप की, CSA कनाडा की, इन्होंने मिलकर के 1998 में ISS बना दिया था। और अब जो मॉस्को है वो पीछे हटना चाहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और उन्होंने बोला है कि वो खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। अगर ये बात करें, ये जो साल है 2021 वो यूरी गागरिन ऐसे पर्सन फर्स्ट ह्यूमन जिन्होंने आउटर स्पेस में फर्स्ट बार जर्नी की थी। तो यूरी गागरिन को 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनकी ट्रेवल को, इसी को लेकर के ये जो ईयर है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। जो यूरी गागरिन थे वो रशिया के एक पायलट थे, मतलब सोवियत यूनियन के एक पायलट थे। नेक्स्ट न्यूज, EU एजेंसी से ब्लड क्लॉट रेयर J&J साइट इफेक्ट। देखो J&J जॉनसन जो वैक्सीन है यूएस की, उससे पहले भी जो एस्ट्राजेनेका जिसको इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, इसको लेकर भी क्लोटिंग क्रिएट की थी। बहुत सारे देशों में इश्यू क्रिएट हुआ था कि क्लोटिंग होती है उसको लेने से, कंज्यूम करने से, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हुई थी। अब J&J को लेकर भी साइड इफेक्ट क्या होंगे इसको लेकर भी कंसर्न चल रहा है। हालांकि अभी यूएस और साउथ अफ्रीका 2 देशों ने ही इसको यूज करना स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कि आने वाले समय के साथ में कितना और इसमें चेंजेस आता है, किस तरीके से जो देश हैं वो इसको अब ज्यादा से ज्यादा अपनाते हैं और वैक्सीन का जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से इफेक्ट पूरे वर्ल्ड को दोबारा से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ बिजनेस पेज पे है, लोकल कब हैव स्टार्टेड टू हर्ट एक्टिविटी सेज क्रिस्टल। क्रिस्टल एक रेटिंग एजेंसी है और उसने ये माना है कि वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से जो स्पीड हो रही है, जो लोगों में जो वैक्सीनेशन है वो जिस तरीके से स्पीड से बढ़ रहा है, उसके साथ में ही दूसरी तरफ इंफेक्शन जो है वो भी बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पीपल की जो मूवमेंट है वो लिमिटेड हो रही है,
कुछ बिजनेसेस जो हैं वो भी लिमिटेड हो रहे हैं, पावर कंजप्शन लिमिटेड हो रहा है, ई वे जीएसटी बिल जो कलेक्शन है उसमें डिक्लाइनमेंट आ रहा है। मतलब सीधी सी बात ये है कि कोविड-19 का जो असर है वो दोबारा से देखने को मिल रहा है। ये सब हमारा डिस्कशन था। ओके।